बैलेंस ऑफ पेमेंट सीरीज के इस चौथे सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के जो विरोधाभास हैं उन विरोधाभासों की चर्चा करना चाहूंगा और आज की चर्चा के बाद आगे जो सेशन होंगे उन विरोधाभासों की हम व्याख्या करेंगे। सवाल यह उठता कि करेंटली अगर हम जाकर के देखें तो भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति क्या है। ये जो बोर्ड पर आंकड़े आपके सामने हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को दर्शाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है और फॉरेन करेंसी का जो आउटफ्लो है उसका क्या पोजीशन है। इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से या आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से। अगर इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति जो है वो बेहतर रहेगी, लेकिन अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बिगड़ेगी। और अगर आप इसमें देखें तो ये जो 2 साल है पिछला 2025-26 और 2024-25 अगर हम देखें तो 2024-25 में इनफ्लो की तुलना आउटफ्लो ज्यादा था और नेट आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। और अगर आप देखें 2025-26 में नेट आउटफ्लो जो होता है 30.8 बिलियन का होता। मतलब 24-25 में जो आउटफ्लो था उसकी तुलना 25-26 में आउटफ्लो 6 टाइम से ज्यादा उसमें इंक्रीज दिखाई पड़ता है। और यह बतलाता है कि क्यों पिछले 1.5 वर्षों के दौरान रुपये में डॉलर के सापेक्ष मोर देन 30% का डिप्रिसिएशन दिखाई पड़ता है। जबकि इसके पहले की स्थिति देखें 2023-24 में अगर आप देखें नेट इनफ्लो हमारा 63.7 बिलियन का था। नेट इनफ्लो अर्थात इनफ्लो ज्यादा था आउटफ्लो कम था। 2022-23 में हमारा नेट इनफ्लो 9.1 बिलियन का था, जबकि 21-22 में अगर आप जाकर के देखें तो हमारा नेट इनफ्लो 47.5 बिलियन का होता। इसका मतलब यह है कि 2024-25 से भुगतान संतुलन की स्थिति गड़बड़ाने लगी है। 2025-26 में भुगतान संतुलन की स्थिति तेजी से बिगड़ी है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो यही ट्रेंड आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखाई पड़ता है 2026-27 में भी। अब तक जो 2 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के बीते हैं और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2026-27 में यह आंकड़ा और ज्यादा बड़ा होगा, अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति और ज्यादा आने वाले समय में बिगड़ेगी। तो यह तो एक पहलू है। यहां पर दूसरा पहलू जो उभर करके आता, दूसरा पहलू यह उभर करके आता कि आप अगर थोड़ा सा देखें तो भुगतान संतुलन की यह बिगड़ती हुई स्थिति तब दिखाई पड़ रही है जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कई कंपोनेंट हमारे फेवर में हैं। जैसे मेरी जब आपके साथ चर्चा हुई थी मैंने भुगतान संतुलन के 3 कंपोनेंट की चर्चा की थी। नंबर 1 करेंट अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 3 फॉरेक्स रिजर्व। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के इन तीनों कंपोनेंट में हम देखें फेवरेबल सिचुएशन कहां पर है। तो जब मैं करेंट अकाउंट की चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था करेंट अकाउंट के 2 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 ट्रेड अकाउंट जिसमें मर्केंटाइज ट्रेड आता, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, और दूसरा इनविजिबल्स, जिस इनविजिबल्स में सर्विसेज ट्रेड आते हैं, रेमिटेंसेज आते हैं और अदर्स आते हैं। सबसे पहले सर्विसेज ट्रेड की स्थिति अगर आप जाकर के देखें तो वर्ष 2025-26 में, वर्ष 2025-26 में अगर आप जाकर के देखें तो हमारा जो सर्विसेज ट्रेड होता
यह सर्विसेज ट्रेड 213 बिलियन डॉलर का अधिशेष यहां पर होता है। 418 बिलियन प्लस का हमारा निर्यात होता है, जबकि इंपोर्ट हमारा 204 बिलियन का होता है। और सर्विसेज ट्रेड सरप्लस में 13.3% का जो है इंक्रीज आपको दिखाई पड़ता। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो फिनेंशियल ईयर 2024-25 में देखेंगे हमारा सर्विस ट्रेड सरप्लस 188.83 बिलियन का था। 2023-24 में हमारा सर्विसेज ट्रेड का सरप्लस जो है 162 बिलियन का था। मतलब यह कि पिछले 3 वर्षों के दौरान देखें तो सर्विसेज ट्रेड का सरप्लस लगातार बढ़ रहा है और कायदे से इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए, लेकिन सर्विसेज ट्रेड सरप्लस का बढ़ता हुआ आंकड़ा भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को बिगड़ने से रोक नहीं पा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, सर्विसेज ट्रेड के कंटेक्स्ट में जो हमारे पास आंकड़ा है 2025-26 के कंटेक्स्ट में, तो उसमें एक निगेटिव ट्रेंड भी दिखता है, क्योंकि 2025-26 में सर्विसेज एक्सपोर्ट में अगर वृद्धि दर को देखें तो 7.9% की वृद्धि आपको दिखाई पड़ेगी, जबकि 2000 सर्विसेज इंपोर्ट में जो वृद्धि दर है वो 11.2% की वृद्धि है। यह निगेटिव ट्रेंड है, क्योंकि सेवा आयात की वृद्धि दर सेवा निर्यात की वृद्धि दर की तुलना में करीब करीब आप कह सकते हैं 1.5 गुनी के आसपास है। नंबर 1, सर्विसेज ट्रेड से आगे बढ़े तो हमारा पिछला वीडियो रेमिटेंसेज के ऊपर था और रेमिटेंसेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा पर हमने विस्तार से चर्चा की। रेमिटेंसेज के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे हमारे पास पॉजिटिव मैसेज है, अर्थात रेमिटेंसेज के इनफ्लो को भी देखें। भारतीय जीडीपी का करीब करीब 3.5% जो है वो रेमिटेंसेज के थ्रू आता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वर्ष 2025-26 में रेमिटेंसेज के इनफ्लो के 137 से 140 बिलियन के स्तर पर रहने की संभावना है। 2024-25 में रेमिटेंसेज का इनफ्लो 135 बिलियन प्लस है और 2023-24 में रेमिटेंसेज का इनफ्लो 118.7 बिलियन के स्तर पर है। इट मींस सर्विसेज ट्रेड सरप्लस भी हमारा बढ़ रहा है, रेमिटेंसेज का इनफ्लो भी लगातार बढ़ रहा है। कायदे से बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए। नंबर 3, अगर आप यहां से जाकर के देखेंगे तो थर्ड फैक्टर की ओर जाऊंगा तो मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि इनविजिबल्स जो हैं उनके कंटेक्स्ट में पोजीशन अगर आप देखेंगे तो 2025-26 में इनविजिबल्स का नेट इनफ्लो 221.221.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। और अगर 2024-25 के कंटेक्स्ट में देखें तो यह 263.9 बिलियन डॉलर है। मतलब इनविजिबल्स के कंटेक्स्ट में भी देखें तो हम सरप्लस की स्थिति में हैं, यद्यपि इसका एक नेगेटिव साइन यह है कि इनविजिबल्स का सरप्लस जो है वह कहीं ना कहीं 2024-25 की तुलना 2025-26 में कम हुआ है, अर्थात उसमें वृद्धि की बजाय सरप्लस में कमी दिखाई पड़ती है। यह पॉजिटिव भी है एक डायमेंशन से, दूसरे डायमेंशन से यह नेगेटिव भी है। फोर्थ फैक्टर अगर आप जाकर के देखें, अर्थात कैपिटल अकाउंट में अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 गुड मैसेज हैं करेंट अकाउंट में। नंबर 1, सर्विसेज ट्रेड के सरप्लस का निरंतर बढ़ना। नंबर 2, रेमिटेंसेज के इनफ्लो का निरंतर बढ़ना। नंबर 3, तीसरा कंटेक्स्ट देखें तो हमारा इनविजिबल्स आइटम्स जो है वह भी कहीं ना कहीं सरप्लस की स्थिति में है, यद्यपि करेंट अकाउंट में 2 नेगेटिव साइन भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद है। नंबर 1, सर्विसेज इंपोर्ट का ग्रोथ रेट सर्विसेज एक्सपोर्ट के ग्रोथ रेट की तुलना में ज्यादा है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इनविजिबल्स के कंटेक्स्ट में सरप्लस में 2024-25 की तुलना 2025-26 में गिरावट दिखाई पड़ती। अब मैं कैपिटल अकाउंट में आता हूं। कैपिटल अकाउंट में एफडीआई इनफ्लो के ट्रेंड को देखें तो कैपिटल अकाउंट में जब आप एफडीआई इनफ्लो के ट्रेंड को देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि वर्ष 2025-26 की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी
एफडीआई का इनफ्लो 94.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है। और एफडीआई इनफ्लो का 94.53 बिलियन के स्तर पर होना यह क्या इंडिकेट करता है? तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत में एफडीआई का इनफ्लो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। और 2025-26 में यह रिकॉर्ड कब का टूटा है? क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें, हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो वर्ष 2021-22 में था 84.84 बिलियन डॉलर का, और 2021-22 की तुलना इस बार अगर देखें तो करीब करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्लस मतलब ज्यादा इनफ्लो इस बार एफडीआई में दिखाई पड़ता। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें 2024-25 में देखें 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इनफ्लो रहा। 2023-24 में देखें 77.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इनफ्लो रहा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप गौर करें तो आप यह पाएंगे 2023-24 से 2023-24 से एफडीआई इनफ्लो में निरंतर वृद्धि हो रही है, और यह भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव न्यूज है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो तीसरा कंपोनेंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है वो फॉरेक्स रिजर्व का है। और फॉरेक्स रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे 27 फरवरी 2026 को भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था वह किस स्तर पर था? 728.5 बिलियन के सर्वोच्च स्तर पर था, रिकॉर्ड स्तर पर, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व अभी है वह करीब करीब 10 से 11 महीने के इंपोर्ट नीड्स को फुलफिल कर पाने में समर्थ है। अगर देखा जाए इन जनरल तो यह भी एक पॉजिटिव साइन है। यद्यपि क्राइसिस मोमेंट में अगर आप देखें तो यह सफिशिएंट नहीं है, बट राइट नाउ आप कह सकते हैं कि अभी यह पॉजिटिव साइन है। तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, जब ग्लोबली आप देखेंगे तो बीबीसी के रिपोर्ट को मैं आधार बनाऊंगा, मई 2026 में यह रिपोर्ट आई थी। टॉप 5 फॉरेक्स रिजर्व वाले कंट्री में अगर देखा जाए तो भारत भी शामिल है। नंबर 1 पोजीशन पर चाइना है 3.751 ट्रिलियन के साथ। नंबर 2 पोजीशन पर जापान है 1.38 ट्रिलियन के साथ। नंबर 3 पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है 1.1 ट्रिलियन के साथ। नंबर 4 पोजीशन पर रसा है 758.7 बिलियन के स्तर पर। और 5वें नंबर पर आप देखेंगे भारत है 690 बिलियन के स्तर पर। और करेंटली अगर भारत के फॉरेक्स रिजर्व को आप देखें तो करेंटली भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आपको 681 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है। अब यहां पर अगर आप आकर के देखें तो कहीं ना कहीं यह भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर फॉरेक्स रिजर्व में आप जाकर के देखें तो 4 कंपोनेंट फॉरेक्स रिजर्व के होते। फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो 543 बिलियन के आसपास है। गोल्ड रिजर्व 114.79 बिलियन के स्तर पर है। तीसरा है एसटीआर 18.75 बिलियन के स्तर पर है। और रिजर्व ट्रंच जो आईएमएफ के पास होता 4.82 बिलियन के स्तर पर है। और यह स्टेटस 681 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व वाला स्टेटस यह मई 2026 का है। अब जब इतनी चीजों की चर्चा कर रहा हूं तो एक रोचक चर्चा मैं करना चाहूंगा। हो सकता है कल के डेट में प्रश्न यहां से भी उठ करके पूछे जाए। अगर आप देखें तो अभी 3-4 दिन पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, और ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि भारत सरकार ने करीब करीब 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सोने बेचे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आशंका जताई गई, यह प्रूव्ड नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे कि भारत में सोशल मीडिया पर और कहीं ना कहीं जो वेरियस न्यूज यूट्यूब चैनल हैं, न्यूज चैनल में तो चर्चा ही नहीं होती है, तो वेरियस यूट्यूबर्स जो कहीं ना कहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट माने जाते, उन्होंने बड़ी मजबूती से ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को आधार बना करके इस मसले को उठाया। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो मई लास्ट वीक के कंटेक्स्ट में है। यहां पर अगर आप जाकर के देखें
तो ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट ने जो दबाव निर्मित किया सरकार के ऊपर, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके पहले भी एक बार देश के सोने को गिरवी रखने की बात आई थी। उस समय जब भारत डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ था, चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत जो है अपनी इंटरनेशनल लायबिलिटी को फुलफिल कर पाने में समर्थ नहीं था। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल लोन की वापसी की बात छोड़ दें, भारत इंटरेस्ट तक पे करने की स्थिति में नहीं था। वैसी स्थिति में उस समय भारत सरकार ने 40 टन सोने को गिरवी रखने का निर्णय लिया था और यह बड़ा संवेदनशील मसला बना था। यद्यपि उस समय जो सोना गिरवी रखा गया था आरबीआई के गोल्ड रिजर्व से नहीं रखा गया था, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जिस गोल्ड को कन्फिस्केट किया जाता है, जब्त किया जाता है, उसी जमा जब्त को गिरवी रखा गया था, जो कि 4 महीने के बाद फिर वापस भारत लाया गया था। करेंट कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो आरबीआई ने अभी ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को खारिज किया है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आंकड़ा प्रस्तुत किया है इस दावे के साथ, इस क्लैरिफिकेशन के साथ कि हमने किसी प्रकार का कोई गोल्ड नहीं बेचा है। आरबीआई जिन आंकड़ों का सहारा ले रही है वो अप्रैल लास्ट वीक के आंकड़े हैं। ब्लूमबर्ग जिन आंकड़ों का सहारा ले रहा वह मई के रेफरेंस में बात कर रहा है, मई लास्ट वीक के रेफरेंस में बात कर रहा। और जब हम आरबीआई के द्वारा हर वीक फॉरेक्स रिजर्व के जो आंकड़े जारी किए जाते, अगर आप उन आंकड़ों के कंटेक्स्ट में देखें तो मैं रेफर करना चाहूंगा कि मई 2026 में भारत के गोल्ड रिजर्व में गिरावट के रुझान दिख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 देखें, अगर आप देखें तो 27 फरवरी को, यहां पर गौर कीजिएगा, 27 फरवरी को देखेंगे हमारा गोल्ड रिजर्व 131.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था। 8 मई को देखें हमारा गोल्ड रिजर्व 120.85 बिलियन के स्तर पर होता है। 15 मई को हमारा गोल्ड रिजर्व 119.32 बिलियन के स्तर पर होता और 22 मई को हमारा गोल्ड रिजर्व 114.79 बिलियन के स्तर पर होता। इट मींस 8 मई से 22 मई के दौरान अगर आप देखें हमारे गोल्ड रिजर्व के साइज में 6.06 बिलियन यूएसडी की गिरावट दिखाई पड़ती। यह आरबीआई का आंकड़ा कह रहा है, ऑफिशियल आंकड़ा आरबीआई का कह रहा है। और यहां पर स्पष्ट कर दूं कि अक्सर आप देखेंगे गोल्ड प्राइसेस में फ्लैक्चुएशन जो है, गोल्ड प्राइसेस का फ्लैक्चुएशन इसको प्रभावित करता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में, चूंकि ये डॉलर टर्म्स में ही है तो रुपए के डिप्रिसिएशन का यहां पर असर नहीं पड़ेगा। यहां पर जो मैं बात करना चाहता कि इंटरनेशनल मार्केट में इस अवधि के दौरान गोल्ड के प्राइसेस जो हैं उनमें कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दिखाई पड़ता, वह कमोबेश जो है वह स्थिर दिखाई पड़ता है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो आरबीआई के आंकड़े, आरबीआई के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसके साथ कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में हैं और ऐसी स्थिति में आरबीआई को जो है वह कहीं ना कहीं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ आना चाहिए और यह बतलाना चाहिए कि 8 मई से 22 मई के दौरान गोल्ड रिजर्व में 6 बिलियन से अधिक की जो गिरावट आती है उस गिरावट के कारण क्या है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो ये जो है आज की चर्चा में मैंने बतलाया कि किस तरह से पिछले 2 वर्षों के दौरान बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बिगड़ी है। नंबर 2, दूसरा हमने इसके विरोधाभास को बतलाया कि नंबर 1 हमारा सर्विस ट्रेड सरप्लस है, सरप्लस और सर्विसेज ट्रेड सरप्लस लगातार बढ़ रहा है। नंबर 2, रेमिटेंसेज के इनफ्लो में लगातार वृद्धि हो रही है। नंबर 3, अदृश्य मद जो हैं वो कहीं ना कहीं सरप्लस की स्थिति में है। नंबर 4, हमारा एफडीआई जो है इनफ्लो वो लगातार बढ़ रहा है और वह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। और नंबर 5, अगर आप जाकर के देखें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल पोजीशन पर दिखाई पड़ता। सवाल यह है कि इतने सारे पॉजिटिव संकेतों के बावजूद और इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट के बावजूद
अगर भुगतान संतुलन की स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती दिखाई पड़ रही है, अगर 2024-25 में नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी 5 बिलियन से ज्यादा का है और 2025-26 में यह 30 बिलियन से ज्यादा का आउटफ्लो है, तो यह बतलाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अदर कंपोनेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और इन्हीं चीजों पर चर्चा हमारी नेक्स्ट इस सीरीज की बीओपी सीरीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट सीरीज के नेक्स्ट सेशन में हमारी उन्हीं चीजों पर चर्चा होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।